जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जो कि है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और उसकी क्लास ये आज हमारी लास्ट हो जाएगी, क्लास नंबर 4। थोड़ी सी क्लास की ड्यूरेशन लंबी कर दी गई है क्योंकि अच्छे और ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज की पाठशाला को स्टार्ट। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनके क्रय मूल्य में 3200 का अंतर हो, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइड बाय साइड आपको क्वेश्चन दिखेगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि 20 पहली वस्तु को 20% हानि। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें हल्का सा डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ये पहली वस्तु हो जाएगी, ये दूसरी वस्तु हो जाएगी। अगर मैं इधर बात करूं तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ये यहां पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा और यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, बढ़ते हैं चीजों की तरफ। पहली वस्तु को 20% हानि की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20×100 मीन्स डेट 1/5 होती है। मतलब मैं यह कह सकता हूं कि अगर कोई वस्तु 5 की थी, 1 का लॉस हुआ, तो वह कितने में बेच दी गई? 4 रुपए में बेच दी गई। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी को 60% लाभ पर। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताएं तो ये हो जाएगी दोस्तों 20×3=60, 20×5=100। मीन्स डेट वह पहले 5 रुपए की खरीदी गई, 3 रुपए का उस वस्तु पर लाभ लिया गया और 8 रुपए की बेच दी गई। ठीक है, चीजें यही हैं बिल्कुल। आगे क्वेश्चन में बात करी कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस यदि वस्तु में समान हो, तो इसका 4 है, इसका 8 है, इसे समान करने के लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए। बिल्कुल, यदि इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 8 हो गया। अगर इसमें होगी तो इसकी सारी वैल्यू में होगी, ये तो आपको मैं सिखा चुका हूं। तो इसमें भी दो की गुणा होगी तो ये 2 हो जाएगा। माइनस का माइनस क्यों? क्योंकि हानि हो रही है। ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आती है यहां तक। तो आगे बोल रहा है कि उनके क्रय मूल्य में 3200 का अंतर हो। कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए, पहली का 10 है, दूसरी का 5 है, तो अंतर कितने का हुआ? 5 का। और 5 का अंतर ही दे रखा है हमें कितना? 3200 रुपये। ठीक है, अगर बात करें 5 6 30, 5 चौक 20, 0 यही रहेगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 640। अब हमसे पूछा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताइए कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली का भी 8 है, दूसरी का भी 8 है, क्योंकि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य को बराबर कर दिया गया था। तो एक ही वस्तु का यदि हम विक्रय मूल्य की बात करें तो वो हो जाएगा 8×640, क्योंकि 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए और पहली यूनिट की वैल्यू हमने 640 ली। तो ये कितना हो गया? 800, 8 चौके 32, हासिल 3, 8 6 48 और 3 कितने होते हैं? 5120। मीन्स डेट एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5120 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को दोबारा से दोहरा दूं। क्वेश्चन में कहा कि पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता थी, क्या होती है? 1/5। मीन्स डेट यदि 5 रुपए की चीज थी,
-1 का लॉस हुआ तो वह 4 रुपये में हमने बेच दी। उसके बाद में दूसरी बात कर रहा है कि 60% लाभ पर बेच देनी चाहिए। मीन्स डेट 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने 3/5 निकाली। हम यह कह सकते हैं कि 5 रुपए की चीज को हमने खरीदा था, 3 का लाभ हुआ तो वह हमने 8 रुपए में बेच दी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला कि यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक का 8 था एक का 4 था, इसका विक्रय मूल्य समान करने के लिए हमने इधर 2 की गुणा करी, 4 दूनी 8 हो गया। अगर इधर गुणा होगी तो इसकी सारी वैल्यू में गुणा होगी, गुणा 2 -2, 5 दूनी 10। माइनस क्यों? क्योंकि हानि, और प्लस क्यों? क्योंकि लाभ। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। अब उसने कहा कि उनके क्रिय मूल्यों में, इनके क्रिय मूल्य में 3200 का अंतर हो। एक का क्रिय मूल्य 10 है, एक का क्रिय मूल्य 5 है, तो अंतर कितने का हुआ? 5 यूनिट का। 5 यूनिट की वैल्यू ही दे रखी थी हमें 3200, तो यहां से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 640। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा कि हमें ज्ञात करना था प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। प्रत्येक वस्तु का मतलब एक एक वस्तु का, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम जान के दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल ले गए, क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। तो 8 × 640 हो गए 5120। चीजें समझ में आती हैं या नहीं? तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अब की बार 3 वस्तुएं होगी। पहली वस्तुओं को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि तथा तीसरी को 25% हानि पर बेचता है, तथा इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब की बार 2 वस्तुएं ना होकर उसमें 3 वस्तुएं ले ली, तो वस्तु कितने भी लीजिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें करना क्या है। ठीक है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। मीन्स डेट 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20 पंजे 100, 1/5 होती है। तो यदि वह 5 की वैल्यू थी, 1 का हमने लाभ लिया तो वह हमने 6 में बेच दी। दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है। मीन्स डेट 10% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/10, 10% हानि, यदि वह 10 की चीज थी, 1 की हानि हुई, 9 में बेच दी। तीसरी वस्तु को 25% हानि पर बेच देता है। मीन्स डेट वह 4 की चीज थी, -1 की हानि हुई, तो वह 3 में बेच दी गई। यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं, फ्रैक्शन ही रखी अभी तक तो। ठीक है, उसने पहले ही लाइन में कहा कि वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अब समान विक्रय मूल्य करने के लिए हमें क्या करना होगा? तीनों का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 18 हो जाएगा। तो इसे 18 करने के लिए क्या करें? हम 3 से गुणा कर दें। इसे 18 करने के लिए 2 से गुणा करें, और इसे 18 करने के लिए 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर इसमें 3 से गुणा हुई है तो ऊपर भी 3 से गुणा होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करने के बाद +3 हो जाएगा। ये 3 से गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा? 15। इसके बाद में बात करते हैं 9 दूनी 18, इसमें भी 2 की गुणा होगी, तो ये कितना हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा, और इधर 2 की गुणा करें तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं, दिख रहा है आपको? ओके, इधर 6 से गुणा करें तो 6, इधर भी 6 से गुणा करेंगे, ये -6 हो जाएगा। इधर भी 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, ओके। अब उसने कहा कि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 की हानि होती है। अब आप मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बताइए कितने का हुआ? भाई 3 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, यहां पर 6 की हानि हुई और 2 की हानि यहां पर हुई, 8 की तो टोटल हानि हुई, यह कह सकता हूं -8, और यहां पर 3 रुपए की प्रॉफिट हुआ।
तो आप मुझे बताइए कुल मिलाकर कितने की हानि हुई, -5 की, मतलब कि 5 रुपए की मुझे हानि मिली। और 5 रुपए की हानि ही उसने दे रखी है कितनी, 120। ठीक है, अगर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू की बात करूं तो कितने हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24। तो उसने कहा कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हर वस्तु का विक्रय मूल्य 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 18 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, 24 गुणे 18। तो 18 चौके 72 हो जाएगा, 7 हासिल, और 18 दूनी 36 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 43। मीन्स डेट 432 आपका विक्रय मूल्य था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चीजें समझ में आती हैं? ठीक है सर, चीजें समझ में आती हैं, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 1710 में 2 वस्तुएं बेचता है। वह पहली वस्तुओं को 10% हानि, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, पहली वस्तु को 10% हानि पर, पहली वस्तु का 10% हानि का मतलब 10। ठीक है, उसके बाद में बात करें, हानि 1 रुपए की हो रही होगी तो उसने 9 में बेचा होगा। यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। उसके बाद में दूसरी वस्तु को 25% लाभ, मतलब 4 रुपए की चीज थी तो 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 5 में उसने बेच दी। ठीक है, आगे उसने बोला कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10। अब की बार तीसरी वस्तु नहीं है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, 10 है। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 5, तो इसे हम बराबर कर देते हैं इसके बराबर, क्योंकि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, यदि मैंने इधर 2 की गुणा करी है तो ये सारी वैल्यू में 2 की गुणा हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा 8, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। अब उसने पहले ही कहा कि 1710 में 2 वस्तुएं बेचता है, 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 9, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 10 है। तो 10 + 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 10 + 9 हो जाएंगे 19, और 19 की वैल्यू है कितनी, 1710। 1700 कितनी हो जाएगी, 10। तो 19 दिन में कितने होते हैं, 171। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। कि ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। भाई यहां पर कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का। यहां पर कितने रुपए की प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का। तो 2 में से 1 गया तो कितने यूनिट का लाभ हुआ, 1 यूनिट का लाभ हुआ। इस टाइप से देख सकते हैं। भाई 2 का प्रॉफिट, 1 का लॉस, तो कितने रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का। 2 में से 1 गया 1, और 1 यूनिट की वैल्यू ही हमारी कितनी है, 90। तो हम यह कह सकते हैं कि उसे कुल मिलाकर पूरे क्वेश्चन में 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोबारा से समझाने की बात करें तो पहली वस्तु को उसने 10% हानि पर बेचा, तो पहली वस्तु 10 रुपए की आई, 1 रुपए का लॉस हुआ, 9 रुपए की बेच दी गई। दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, 25 चौक 100, 4 रुपए की खरीदी गई, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए की बेची गई। उसके बाद में उसने कहा कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हमें बराबर करने के लिए इसमें 2 की गुणा करी, इसमें 2 की गुणा करेंगे तो तीनों वैल्यू में 2 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया।
उसके बाद में उसने कहा कि दोनों वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। मीन्स डेट हम यह कह सकते हैं कि 10 और 9 19, दोनों का विक्रय मूल्य जो हो गया वो 19 हो गया और 19 की वैल्यू 1710 होगी, तो एक की वैल्यू कितनी आई 90। उसने बाद में पूछा है क्वेश्चन में कि उसे कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, तो हमने यहाँ पर बात करी -1 रुपए की हानि, 2 रुपए का लाभ, तो 1 रुपए का पूरा लाभ और एक ही यूनिट की वैल्यू हमारी 90 थी, तो पूरे क्वेश्चन में हमें 90 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं यह कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा बी क्रय मूल्य पर करता है। उनके क्रय मूल्य को अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% हो। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे बताएंगे कितनी होती है। 20% की फ्रैक्शन होती है सर 1/5। ठीक है, अब कह रहा है कि ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन में लिखा है, आपको कुछ नहीं करना, लाभ की या हानि की गणना आप मुझे बताइए हमेशा किस पे होती है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर होती है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि लाभ और हानि की गणना या लाभ की गणना वह विक्रय मूल्य पर करता है। तो मैं आपको बस इतना सा जवाब दूंगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है, आप नॉर्मल क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि नीचे वाली वैल्यू को क्या मानते हैं। तो सर आप कहेंगे कि हम तो हमेशा कॉस्ट प्राइस मानते हैं, लेकिन अब की बार उसने कहा है कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, तो आप उसे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य मानिए। अब आप मुझे बताइए लाभ हो रहा है, तो आप ये कहेंगे सर 5 रुपए की चीज तो यह बेची है, 5 रुपए की यह चीज बिची है, 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब वह 4 रुपए की चीज आई होगी। भाई 4 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का प्रॉफिट, तभी तो 5 रुपए की बिची। 5 रुपए हमने क्यों लिया? क्योंकि वह अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है। उसके बाद में बात कर रहा है कि बी क्रय मूल्य पर करता है। ए और बी ही इन्हें लिख लेते हैं कि कंफ्यूजन ना बने। ये ए वस्तु है और यह बी वस्तु है। बी अपने लाभ की गणना किस पे करता है? क्रय मूल्य। तो नीचे वाला तो हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता ही है, तो इसका यह कॉस्ट प्राइस है 5। 1 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है 6 रुपए की चीज बिची होगी। अब उसने पूछा है कि उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए, लेकिन उसने पहली लाइन यह भी दी है कि ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है। मीन्स डैट इसका कहने का इशारा सिर्फ एक चीज की तरफ जा रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो आप मुझे बताइए दोनों का लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे 5 × 6 मतलब 30 होगा, और इसे 30 बनाने के लिए हम करेंगे क्या? इसमें 5 की गुणा और इसमें कितने की गुणा सर? 6 की गुणा। ठीक है, जब इसमें 5 की गुणा हुई है तो यह 30 के बराबर हो गया, यह भी 30 के बराबर हो गया। इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 5, और इसमें हम 5 की गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 की गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कितना? 25। ठीक है, इसमें 6 की गुणा करी है तो यह भी 6 एकम 6 हो जाएगा, और इसमें 6 की गुणा करी है तो यह हो जाएगा 24। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे बताइए क्रय मूल्य का अंतर कितना हुआ? यहाँ पर 24, यहाँ पर 25, तो मैं यह कह सकता हूँ क्रय मूल्य का अंतर जो हुआ
वो होगा 1 रुपए का। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 था। भाई प्रत्येक का विक्रय मूल्य मतलब अलग अलग वैल्यूज का विक्रय मूल्य जो था वो था 1800 रुपए। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना आ रहा है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1800। यहाँ तक तो चीजें समझ में आती ही हैं। तो मैं यह कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 रुपए आ गई। कैसे 3 × 18 0। तो क्रिया मूल्य का अंतर पूछा है, 1 यूनिट की ही वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि क्रिया मूल्य में दोनों में जो अंतर या डिफरेंस आ रहा है वो 1 रुपए का आ रहा है या 1 यूनिट का आ रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू ही हमारी कितनी आ रही है दोस्तों, वो आ रही है 60। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चीजें समझ में आई। बस कंसेप्ट कहां पर दिक्कत करता, यहां पर दिक्कत करता कि उसने बोला था कि पहली ए वाली वस्तु अपनी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर, तो नीचे वाले को हमने सेलिंग प्राइस ले लिया या विक्रय मूल्य ले लिया। और दूसरा कह रहा है कि वह अपनी लाभ की गणना कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य पर, तो नीचे वाली चीज को हमने कॉस्ट प्राइस ले लिया। ठीक है, चीजें यहां तक समझ में आती हैं। ओके उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा पाया होऊंगा मैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ₹10 में 11 नग के भाव से खरीदे तथा 11 में 10 नग के भाव से बेच दिए, तो परिणामी लाभ तथा हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फॉर्मेट और कंसेप्ट दोनों बदल गए हैं। तो हम पहले वाले कंसेप्ट की चीजों को यहां पर रफ कर देते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आप मुझे बताइए कि उसने 10 रुपए में 11 नग के भाव से खरीदे। भाई अगर आप कहेंगे सर 10 रुपए में उसने कितने नग के भाव से खरीदे, तो 11 आर्टिकल खरीदे। यहां पर आर लिख देते हैं रुपया। ठीक है, 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे। ठीक है, बाद में कह रहा है कि ₹11 में 10 नग के भाव से बेचे। 11 रुपए में 10 आर्टिकल के भाव से उसने चीजों को बेचा, तो परिणामी लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। भाई आपसे मैं कहूं कि ये सर कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो निकाल दीजिए। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 10 पर हो रहा है, तो इसका 10% प्रॉफिट आ गया। लेकिन यहां पर चीजों को ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले ही कंसेप्ट में बता चुका हूं कि जितनी चीज वह खरीदेगा उतनी ही चीज बेचेगा, तभी उसे परिणामी लाभ या हानि होगी। तो उसने 11 आर्टिकल तो 10 रुपए में खरीदे हैं, लेकिन 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेचे हैं। तो लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें पहले आर्टिकल्स को बराबर करना होगा कि 11 खरीदे 10 बेचे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने अभी आर्टिकल टोटल बेचे ही नहीं हैं, क्योंकि हम खरीद कर लेकर आए हैं 11 और 10 बेच रहे हैं। जबकि हमारा परिणामी लाभ या हानि जो होगा वह कहता है कि जितने हम खरीद कर लेकर आए आर्टिकल उतने ही बेचें। तो हम कुछ नहीं करना, आर्टिकल्स को बराबर कर देते हैं। आर्टिकल्स को बराबर करने के लिए इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, और इधर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह भी हो जाएगा 110। अब की बार आर्टिकल जितने खरीदे इतने बेचे। अगर हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसमें भी तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यह भी तो रुपया इसी का है। तो इसका मतलब वह कहना चाह रहा है कि ₹100 में उसने 110 आर्टिकल खरीदे। इधर 11 की गुणा करी तो इधर भी हम 11 की गुणा करेंगे, तो ये हो गया 121।
मतलब अब की बार कहना चाह रहा है कि 121 रुपए में उसने 110 आर्टिकल बेचे। 100 रुपए में 110 आर्टिकल उसने खरीदे, 121 रुपए में उसने 110 आर्टिकल बेच दिए। जितने खरीदे इतने बेचे, तो हमको प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, 100 रुपए के खरीदे थे, 121 रुपए के बेचे, मतलब कि उसने 21 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। 21 रुपए का प्रॉफिट कर लिया कितने पर, 100 पर, तो 100% पर क्या, 100 से 100 को काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 21, मीन्स डैट उसको 21% प्रॉफिट मिला। चीजें समझ में आती हैं, उसको 21% प्रॉफिट मिला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब की बार में इसी टाइप के क्वेश्चन को हम उठाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके सामने कि एक व्यक्ति ने ₹5 में 6 पेंसिल के भाव से खरीदी तथा ₹6 में 5 पेंसिल के भाव से बेच दी, तो परिणामी लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, ₹5 में 6 पेंसिल के भाव से खरीदी तथा ₹6 में 6 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से बेच दी। ठीक है, तो परिणामी लाभ तथा हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। फिर से वही दिक्कत आ जाएगी, क्या, कितने आर्टिकल खरीदे और कितने आर्टिकल बेचे। तो आर्टिकल्स को बराबर करना होगा, 6 पंजे 30 होता है, इधर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये कितने हो जाएंगे 30 क्या हो जाएंगे 30 पेन हो जाएंगे, और इधर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 30 पेन हो जाएंगे। मतलब उसने 30 पेन खरीदे और 30 पेन ही बेचे। अगर मैं इधर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 36 रुपए, और इधर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 रुपए। ठीक है, तो वह कहना चाह रहा है कि 25 रुपए में उसने 30 पेन खरीदे, लेकिन उसने 36 रुपए में 30 पेन बेच दिए, तो उसे प्रॉफिट या लाभ कितना होगा, तो वह होगा 11 रुपए का प्रॉफिट होगा, और 11 रुपए का प्रॉफिट होगा 25 पर, तो 100 पर कितने का प्रॉफिट, तो यह हो जाएगा 25 चौके 100, तो 11 चौके 44% प्रॉफिट हो जाएगा। चीजें समझ में आती है यहां तक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी ₹2 में 1 नारंगी तथा उतने ही नारंगी ₹1 में 2 नारंगी के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी नारंगी ₹3 में 4 के भाव से बेच दिए, तो परसेंटेज लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हल्का सा बड़ा उसने कर दिया। क्वेश्चन में क्या कहा कि ₹2 में 1 नारंगी, एक तो भाव था कि 2 रुपए में 1 ऑरेंज लिख देता हूं, नारंगी का मतलब ऑरेंज, एन नहीं लिख देते, नारंगी लिख देते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम ना हो। तथा उतने ही नारंगी ₹1 में 2 नारंगी के भाव से खरीदे। 1 रुपए में 2 नारंगी के भाव से खरीदे। ठीक है, व्यक्ति ने सभी नारंगी ₹3 में 4 के भाव से बेच दिए। सभी नारंगी 3 रुपए में 4 के भाव से बेच दिए। अब आप कहेंगे सर इसमें 3 इक्वेशन कैसे बन गई, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझना होगा कि इसमें जो नारंगी और रुपए में चीजें दी गई हैं, इसमें 2 बार भाव खरीदने का दिया गया है और 1 बार भाव बेचने का दिया गया है। ठीक है,
चीजें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं ₹2 में 1 नारंगी के भाव से उसने खरीदा तथा ₹1 में 2 नारंगी के भाव से उसने क्या किया, बेच दिया। लेकिन उसने आगे एक बात और कही है कि उतने ही नारंगी खरीदे हैं, दोबारा में भी उसने उतने ही नारंगी खरीदे हैं। तो यहां पर उसने 1 नारंगी खरीदा, यहां पर 2 नारंगी खरीदा। उतने ही का मतलब बराबर बराबर नारंगी खरीदे हैं। तो यहां पर 2 नारंगी हैं, तो यहां पर भी 2 नारंगी करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 नारंगी यहां पर हो गए। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करी है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो आप मुझे बताइए, यहां पर भी 2 नारंगी खरीदे, यहां पर भी 2 नारंगी खरीदे, बस पैसे का अंतर हो गया। यहां पर 4 रुपए के खरीदे, यहां पर 1 रुपए का खरीदा। अगर आप मुझे बताइए 4 और 1 5 रुपए के हमने कितने नारंगी खरीदे, 2 और 2 4 नारंगी खरीदे हैं। बिल्कुल सही है क्या भाई, 4 और 1 5 रुपए के हमने 4 नारंगी खरीदे हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा कि व्यक्ति ने सभी नारंगी ₹3 में 4 के भाव से बेच दिए हैं। ₹3 में 4, यहां पर 4 नारंगी खरीदे हैं और यहां पर भी 4 नारंगी बेच दिए हैं। क्वेश्चन हमारा यहां पर सेटिस्फाई है। तो यहां पर अंतर कितने का आ रहा है, तो सर आप कहेंगे कि हमने 5 रुपए के नारंगी खरीदे 4, लेकिन हमने बेचे कितने के, 3 रुपए के नारंगी बेचे हमने 4। तो हमें लॉस हो गया, और लॉस कितने का हो गया, हमें हो गया 2 रुपए का लॉस। और 2 रुपए का लॉस हुआ है हमें 5 पर, तो 100 पर कितना, ये हो गया 20, तो ये हो गया 40% का लॉस हो गया। क्वेश्चन समझ में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पर आधारित होगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट पर आधारित होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। इस छोटी सी ब्यूटीफुल सी क्लास और छोटे से चैनल के साथ आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर कंपटीशन की लाइन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे ₹1 में 5 संतरे, 1 रुपए में 5 नारंगी ही ले लेते हैं। कितने रुपए में, 1 रुपए में। ठीक है, और उतने ही संतरे ₹1 में 4 संतरे के भाव से खरीदे। 1 रुपए में 4 नारंगी के भाव से खरीदे। ठीक है, यहां पर भी 1 रुपए के खरीदे हैं और यहां पर भी 1 रुपए के खरीदे। दिख रहा है आपको। ठीक, व्यक्ति ने सभी संतरे ₹2 में 9 के भाव से बेच दिए। सभी संतरे 2 रुपए में 9 नारंगी के भाव से बेच दिए। तो उसे संतरों की संख्या ज्ञात करनी है। संतरों की संख्या क्या हुई। ठीक है, कुछ नहीं करना, उतने ही नारंगी खरीदे थे तो यहां पर 5 से गुणा कर दूं, 5 चौके 20 हो जाएगा। यहां पर 4 से गुणा कर दूं, 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहां पर 20 नारंगी और यहां पर भी 20 नारंगी। ठीक है, अगर इधर 4 से गुणा करी है तो हमें इधर से भी 4 से गुणा करनी होगी। तो यहां पर भी 4 रुपए के खरीदे हैं और इधर 5 से गुणा करी है तो इधर भी 5 से गुणा कर ली, तो यहां पर 5 रुपए के खरीदे हैं। आप यह कह सकते हैं कि 4 रुपए के 20 नारंगी खरीदे हैं, 5 रुपए के 20 नारंगी खरीदे हैं। अब उसने कहा कि ₹2 में 9 के भाव से बेचे हैं। अब आप मुझे बताइए 9 रुपए में उसने कितने नारंगी टोटल खरीदे हैं। तो आप कहेंगे सर उसने खरीदे हैं 20 नारंगी ये, 20 नारंगी ये, 40 नारंगी खरीदती है, 40 नारंगी खरीदती है। उसके बाद में आप मुझे बताइए कि यहां पर उसने 9 नारंगी ही बेचे हैं, यहां पर 40 खरीदे हैं, 9 नारंगी बेचे हैं। तो
आप कहेंगे सर हमें तो नारंगी इक्वल करने हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इधर 40 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 360 यह हो गया, 360 ही यह हो गया। 360 नारंगी खरीदे और 360 नारंगी बेचे। इधर 9 से मल्टीप्लाई करी है तो आप इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 81 रुपए के खरीदे होंगे। और इधर हमने 40 से मल्टीप्लाई करी है तो इधर से भी 40 से 80 रुपए के बेचे होंगे। ठीक है, तो उसने कहा कि संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे रुपए 1 में 5 संतरे तथा उतने ही संतरे रुपए 1 में 4 संतरे के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरे रुपए 2 में 9 के भाव से बेचे, तो संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे क्वेश्चन में हल्का सा डाउट लग रहा है। इसमें 1 रुपए का लॉस हो रहा है 81 पर, तो 100 पर कितना, ये तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा। 100/81 तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा, इतने तो हमारा लॉस हुआ। मैं बस हल्का सा क्वेश्चन को इसमें देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है, मेरे को लग रहा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में हल्का सा डाउट ये है, कोई दिक्कत नहीं, हमें लॉस तो हो रहा है, हमें पता है कितने का लॉस हो रहा है, हमें 100/81% का, ये तो हमने नॉर्मल वैल्यू निकाल दी। उसमें क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है कि उसे 30 रुपए की हानि होती है, कुल मिलाकर 30 की हानि होती है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर हानि कितने की है। 81 रुपए के खरीदे थे, 80 रुपए के बेचे, 1 रुपए की हानि होती है। तो मैं यह कह सकता हूं सर कि 1 यूनिट की वैल्यू हानि होती है। उसने कहा है क्वेश्चन में कि 30 की हानि होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए की हानि होती है, तो उसने पूछा है कि संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, 30 रुपए में 360 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 2 0 हो जाएंगे और 3 6 18, 1 3 3 और 1 10,800 आपके टोटल संतरे हो जाएंगे। ठीक है, 10,800 आपके टोटल संतरे हो जाएंगे। क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि उसे कुल मिलाकर 30 रुपए की हानि होती है। 30 रुपए की उसे कुल मिलाकर हानि हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो गया, नया कंसेप्ट है भाई। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि 9% हानि पर बेचा। मैं मान लूं 100 रुपए की चीज थी, 9% हानि पर बेचा, तो उसने कितने पर हानि पर बेचा होगा? 91 रुपए में बेचा होगा। आगे बोल रहा है कि उसे 7% का लाभ होता है। कब? जब 752 अधिक पर बेचता है। तो आप मुझे बताइए 100 की चीज को अगर उसने दोबारा में 7% पर लाभ लेने के लिए, तो 107% लाभ 107 हो जाएगी भाई। 100 की चीज थी, 107 में बेची होगी दोबारा में। पहले 100 रुपए की चीज 91 रुपए में बेची थी, तो 9% की हानि हुई। दूसरी बार में 752 जैसे ही अधिक रुपए में बेचा, तो उसे क्या हुआ कि 7% का प्रॉफिट हुआ। 100 की चीज को 107 रुपए में बेचा। अब उसने कहा है कि 752 अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। 7% का लाभ हमने 100 से 107 कर दिया, बिल्कुल सही।
अब आप मुझे बताइए कि कितने रुपए फालतू लाभ होता, तो आप कहेंगे सर 9 और 7 16 रुपए फालतू लाभ होता। कब? जब उसने 752 रुपए अधिक पर बेचा होता। 752 रुपए अधिक पर बेचा होता। 752 रुपए अधिक पर बेचा होता। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे, कितनी हो जाएगी? 16 चौके 64 हो जाएगा। 6 और 5 11, 112, 16 सत्ते 112। 1 यूनिट की वैल्यू होती है 47। और इसने कहा है कि क्रिय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हर जगह कितनी है? 100। तो 100 गुणे 47 मीन्स डेट 47 वाले। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं यहां तक। उसने क्या कहा कि पहले उसने 9% की हानि ले रहा है, तो 100 की चीज को 91 रुपए में बेच रहा होगा। जब उसने जैसे ही 752 अधिक पर बेचा, मतलब संभावना जताई कि यदि वह 752 अधिक रुपए पर बेचता उस वैल्यू को, तो उसे 7% का प्रॉफिट होता, मतलब 100 की चीज को 107 रुपए में बेच दिया होता। तो उसे कितने 7% का प्रॉफिट होता? तो यहां पर 51 यूनिट में बेच रहा था, यहां पर 107 यूनिट में बेच रहा था। तो कितने यूनिट फालतू का लाभ हुआ? 16 यूनिट फालतू का लाभ हुआ। कब? जब 752 रुपए अधिक पर बेचा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 47, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, तो 100 गुणे 47 मीन्स डेट 4700 हो गया। ठीक है, चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई? ओके, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ सामान 7% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 4248 अधिक पर बेचा होता, तो उसे 13% का लाभ होता। सामान का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है। 7% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की चीज को 107 रुपए में बेचता है। इतनी तो चीजें समझ में आती है। 100 का 7% 7। ठीक है, दूसरी बार में 100 की चीज को उसने 113 में बेचा। कितने का लाभ हुआ? 100 की चीज को 107, 100 की चीज को 113। तो कितने फालतू? 6 फालतू। कब? जब उसने 4248 रुपए अधिक पर बेचा। सेम सवाल है, 4248 रुपए अधिक पर बेचा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 सित्ते 42, ना जाने का 0, 6 अट्ठे 48। अब बात कर रहा है क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य यहां पर 100 है, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 70800 हो जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। चीजें समझ में आती हैं? चीजें समझ में आती हैं? ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार कुछ सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा तथा ₹18 कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। सामान का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज कर दिया है। क्या? एक दुकानदार कुछ सामान 20% लाभ पर बेचता है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूं, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। पहली बार में क्या कहा कि यदि उसने 20% लाभ पर बेचा, मीन डेट 100 की चीज को 120 रुपए में बेचा। ठीक है, 100 की चीज को 120 रुपए में बेचा। ये क्या है? ये इनिशियल है। इनिशियल का मतलब ये पहला है। ठीक है, आफ्टर की बात करें, तो 10% कम मूल्य पर खरीदा होता,
100 की चीज को यदि उसने 90 में खरीदा होता तो उसे 18 कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% आप मुझे बताएंगे कितना होता है? 27। और 27 कितना हो जाएगा? 117। 90 और प्लस 30 कैसे किया सर? 90 का 30% प्रॉफिट ले रहा है। कितने का प्रॉफिट? 27 का प्रॉफिट। और 27 का प्रॉफिट ले रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 और 27 117 हो जाएंगे। अब उसने कहा कि 18 कम में बेचा होता। आप मुझे बताइए, पहले 120 में बेच रहा था और अब कितने में बेच रहा है? 117 में। तो 3 कम में बेच रहा है, 3 यूनिट कम में बेच रहा है। और 3 की वैल्यू कितनी है? 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो उसने कहा कि सामान का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रिया मूल्य पहले कितना था? 100 रुपए। और वास्तविक क्रिया मूल्य भी यही है। वो तो बाद में उसने संभावना जताई है कि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। और 30% का प्रॉफिट होता तो 90 का 30% होता है 27। और 27 ज्यादा मीन्स डेट 90 में प्लस 27 कर दिए 117। तो उसने पहले 120 रुपए में बेचा, बाद में 117 रुपए में बेचा। तो 3 रुपए कम में बेचा और 3 की यूनिट की वैल्यू दे रखी है 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने की बात कर रहा है तो 100 रुपए की 600 हो गया। कॉस्ट प्राइस पहले कितना था? 600। तो आंसर आ गया हमारा 600, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चीजें मैं समझा पा रहा हूं? ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस अब लास्ट की ही तरफ हम चल रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन और आज की क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जितना मैं आपको कंटेंट रेडी करके लेकर आया हूं वो तो आपको देखिए आज सीखना ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार कुछ सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा तथा 20 अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो सामान का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है भाई। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें, 100 की चीज को 110 में बेचा, 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा, संभावना जताई 10% इनिशियल और आफ्टर लिख देते हैं। इनिशियल और आफ्टर, इनिशियल मतलब पहला और आफ्टर मतलब बाद का। 10% कम मूल्य पर खरीदा, 100 का 10% 10 होता है तो 90 रुपए में खरीदा, 10 रुपए कम में खरीदा तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। अब आप मुझे बताइए 90 का 40%, क्यों? क्योंकि उसने 90 पर ही तो 40% का प्रॉफिट किया है। ये कितना हो गया? 9 चौक 36। तो 90 प्लस 36 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 126 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 126 हो जाएंगे। कैसे भाई? 100 की चीज को 110 में बेचा, 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा, 100 का 10% 10 तो कम मूल्य पर 90 में खरीदा तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। 90 का 40% कितना हो गया? 36। और 90 का 36 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 126। ठीक है, तो चीजें समझ में आती हैं। तो 20 रुपए अधिक में बेचा होता, 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो मीन्स डेट पहले वह 110 में बेच रहा था, अब 126 में बेच रहा है तो कितने रुपए अधिक? 16 रुपए अधिक। और इसी की वैल्यू दे रखी है 20। 1 यूनिट की वैल्यू आई कितनी? 20/16, 20/16 आ गई। तो उसका क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। 100 क्रिया मूल्य है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे काटेंगे कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और ये कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 125 कुछ करके आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन इसमें दिया नहीं है तो ऑप्शन
आप 125 लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार कुछ सामान 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 90 कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 900 अधिक में बेचा होता तो 5% अधिक लाभ होता, तो सामान का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें तो 25% लाभ पर बेचता है तो 4 की वैल्यू को 5 में बेचता है। ठीक है, अब बात कर रहा है कि वह 900 कम मूल्य पर खरीदता, जैसे 4 में उसने खरीदा, 900 कम मूल्य पर खरीदता तथा 900 अधिक में बेचता तो 5% अधिक का लाभ होता। पहले उसे 25% का लाभ हो रहा है, 5% अधिक का मतलब पहले 25 और अब 5, तो ये हो गया 30% लाभ। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं? ओके, अब आप मुझे बताइए सर कि कभी यूनिट की कंपेयर हम रियल वैल्यू से कर सकते हैं क्या? कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि यूनिट में रियल वैल्यू को जोड़ दीजिए, क्या जोड़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। तो इसमें सर रियल वैल्यू और यूनिट्स भी दे रखी हैं, तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका हमारा अलग होगा। कैसे? मान लो 4x में उसने चीजों को खरीदा और 5x में उसने चीजों को बेचा। उसने बाद में कहा है कि 900 कम में खरीदता, 4x में जैसे ही वह खरीद रहा था 900 कम में खरीदता, और 5x में वह बेच रहा है तो 900 कम में वह बेचे तो उसे 5% अधिक का लाभ होता। 25% पहले प्रॉफिट हो रहा है, 5% अब प्रॉफिट होगा, मीन्स डेट 30% का प्रॉफिट होगा। और 30 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3/10। मीन्स डेट यदि वह पहले 10 रुपए कमा रहा था तो अब वह बेचने के बाद में 13 रुपए कमाएगा। यहां पर चीजें ये है भाई, मैंने क्या किया, 4x में उसने चीजों को खरीदा, 5x में उसने चीजों को बेचा। ठीक है, यदि वह 900 कम मूल्य पर खरीदे तथा 900 कम मूल्य पर बेचे तो हमने क्या किया, 4x माइनस 900 बटे 5x माइनस 900, तो उसे 5% अधिक का लाभ होता। 25% प्लस 5% बराबर हो गया कितना? 30%। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। मतलब कि वह यदि वह पहले 30 रुपए कमा रहा था तो अब वो 13 रुपए, 10 रुपए कमा रहा था तो अब वह 13 रुपए कमा रहा है यूनिट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं, उसने कहा है कि सामान का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। 4x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 चौके 52x माइनस 13 निम्मे 117 ये कितना हो जाएगा? 50x माइनस 9000। ठीक है, 52x माइनस 50x ये हो जाएंगे 2x, 9000 इधर है माइनस का, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 11700, मतलब कि 2700 बचेंगे। इतनी तो चीजें समझ में आती हैं। अगर मैं इसे 2 से काटूं तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 1350 हो जाएगा। x की वैल्यू 1350 आ जाएगी। क्रिया मूल्य की बात करें, 4x था तो यहाँ पे x की वैल्यू 1350, 1350 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 0 0, 4 पंजे 20 का 0, कितना हो जाएगा? 4 0 0, 4 पंजे 20 का 0, हासिल 2, 4 3 12, 2 14 का 4, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, मतलब कि 5400 उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य ही हमसे इसमें पूछा था। ठीक है, मात्र 2 क्वेश्चन और रहे हैं हमारे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद ही हम आज की पाठशाला को समाप्त करेंगे। ठीक है, एक नया कंसेप्ट आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए,
हवाई जहाज को उड़ाने जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो बोर हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों सफलता पानी है ना, तो इन चीज़ों से तो हमें लड़ना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 में खरीदता है। वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो किताब और पेन का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। किताब और पेन को 25,000 रुपये में खरीदता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बुक प्लस पेन को वह 25,000 रुपये में खरीदता है, चीजें यहां तक समझ में आई। बुक और पेन को हम 25,000 रुपये में खरीदता है। वह कह रहा है कि किताब को 13%, वो फ्रैक्शन अलग है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, उसे वहीं पे रहने दीजिए। 13% किताब को प्लस 7% पेन को, 17% पेन लाभ पर बेचता है, तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ये पी है, ये पेन का पी है, ये प्रॉफिट का पी है। इतना तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना? ठीक। अगर वह किताब को 17%, अब की बार में उल्टा कर दिया है, किताब को 17% लाभ पर बेचे प्लस पेन को 13% लाभ पर बेचे, तो उसे कितने रुपए ज्यादा मिले? 80 रुपए ज्यादा मिले। प्रॉफिट से 80 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है, यही तो चीजें हैं, ये बाद की फ्रैक्शन है, इस पर ध्यान आप नहीं देंगे। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं? ओके। इसमें आपको आज बहुत अच्छा सा कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, हमें क्या करना होगा। अब आप मुझे बताइए इधर कौन सी बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर हमें b माइनस पी चाहिए, यहाँ पर b और p हमारे पास में है। b माइनस पी हो जाए तो दो हमें इक्वेशन मिल जाएंगे, उनको हम सॉल्व करने के बाद b और p की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पर p प्लस 80 है, यहाँ पर p है, तो कौन सी वैल्यू से घटाने के बाद में हमें इधर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी? तो आप कहेंगे सर नीचे वाली वैल्यू में से, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा दीजिए। तो मैं कहूंगा सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। p प्लस 80 में से p को घटाएंगे तो इधर बचेगा कितना? 80। 17% बुक में से 13% बुक जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4% बुक बचेंगी। 13 में से 17% पेन जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे सर माइनस के बचेंगे, और माइनस के कितने बचेंगे? 4% पेन बचेंगे। ठीक है, 4% पेन बचेंगे। b माइनस पी की बात करें तो वो हो जाएगा 4%, और परसेंटेज बची रहा तो परसेंटेज को 100 कर देते हैं, 4 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौके 100। तो b माइनस पी इजकल टू यहां पर 80 है, 80 गुणे 25, ये हो जाएगा 25 0 0 25 अट्ठे 200। तो मैं मानता हूं b माइनस पी बराबर हमारा आ गया बुक माइनस पेन बराबर 2000। यहां पर बुक प्लस पेन हमें दे रखा है b माइनस पी बराबर 2000 आया है, और बुक प्लस पेन हमें दे रखा है। आपको अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में b और p की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? सर आप कुछ नहीं करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में क्या होगा? जोड़ने वाला तो 2b हो ही जाएगा, और प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे, ये तो आपको पता ही है, और दोनों जोड़े हैं तो ये हो जाएगा 27,000, क्योंकि 25,000 और 2,000 कितने हो जाएंगे? 27,000। b की वैल्यू 27,000 बटे 2 आई तो कितने हो जाएंगे? 13,500। आप कहेंगे सर b की वैल्यू 13,500 कैसे? क्योंकि 27,000 में हमने 2 का भाग करेंगे तो 13,500 आ जाएगी। अब जब हमारे पास में b प्लस p की वैल्यू टोटल ही 25,000 थी, और b की वैल्यू हम कितने निकाल कर लेकर आए? 13,500। तो ऊपर का जो जितना बचा 25,000 में,
वो क्या होगा, पेन की वैल्यू। तो ये हो जाएगी 13,500 प्लस 500 14,000, 6 5 11, 11,500 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा सर 13 और 11 कितने हो गए, 13 14, और ये हो जाएंगे बिल्कुल 13,500 और 11,500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल 14 24 25, बिल्कुल 25,000 हो गया ना, 13,500 और 11,500। तो बुक को जो खरीदा था उसने किताब को 13,500 में खरीदा, और पेन को जो खरीदा होगा वो 11,500 में खरीदा। चीजें समझ में आती हैं। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जिसमें उसने जितनी वैल्यू में दोनों चीजों को खरीदा था, बी प्लस पी को, तो 25,000 में खरीदा था। उसके बाद में इधर उसने कंसेप्ट में दे रखा था कि 13% बुक प्लस 17% पेन बराबर पी का प्रॉफिट होता है। उसके बाद में उसने वैल्यू बदल दी कि 17% बुक प्लस 13% पेन बराबर हो गया 80 रुपए का ज्यादा फायदा। तो पी प्लस 80 हमने कर दिया। हमने बाद में अपना दिमाग लगाया कि दोनों में से कोई सी इक्वेशन एक को घटाने के बाद में इधर पॉजिटिव वैल्यू मिले तो नीचे वाली से ऊपर वाली को हमने घटा दिया। देखिए दोस्तों, अगर ऊपर से नीचे को घटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज पर आप लोड ना लीजिए, हमने बस एक स्टेप कम करने के लिए हमने ऐसा किया। उसके बाद में हमने कहा कि जब 4% बुक माइनस 4% प्रॉफिट बराबर 80 आया तो 4/100 बी माइनस पी हो गया बराबर 80। 4/100 क्यों, क्योंकि 4% हमने इसमें कॉमन ले लिया और 4% को हमने लिखा 4/100 बी माइनस पी बराबर 80। 4 से हमने 100 को 25 बार काटा, 25 चौके 100, 25 में 80 की गुणा कर दी, ये आ गया 2000 बी माइनस पी। बी प्लस पी हमारे पास में 25,000 था और बी माइनस पी हमें 2000 आ गया। दोनों को जोड़ा 2b बराबर 27,000, बी की वैल्यू 13,500 आ गई। 13,500 बी की वैल्यू है, तो आप जानते हैं कि जितने ऊपर के बचेंगे 25,000 में वो पी की वैल्यू होगी, तो 13,500 बी और पी की वैल्यू 11,500। मैंने आपको ये क्वेश्चन दोबारा से समझा दिया। अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा से इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और लेंगे और आज की पाठशाला को यहीं पर विराम लगाएंगे। ठीक है, ओके। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्वेश्चन करते हैं अगला। एक आदमी ने 1600 में 2 साइकिल खरीदी। 2 साइकिल थी, तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, दोनों साइकिल को a प्लस बी की तौर पर लिख देते हैं 1600। ठीक है, उसने पहली साइकिल को 10% तथा दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली साइकिल को 20%, दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो दोनों साइकिल्स का क्रिया मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली साइकिल को 10%, दूसरी साइकिल को 20%, तो उसका कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, पहली साइकिल को दोबारा में 20% बदल दिए गए, दूसरी साइकिल को 10%, तो उसे 5 रुपए ज्यादा का फायदा हुआ। तो क्वेश्चन सेम है, क्या करना होगा, नीचे से ऊपर को घटा दीजिए। ठीक है, तो इधर बचेंगे 5, 20 में से 10 चले जाएंगे तो 10% ए पहली साइकिल माइनस 10% दूसरी साइकिल। 10% मैं कॉमन ले लूं, ए माइनस बी बराबर कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10% को हम परसेंटेज हटा के क्या हो जाएगा, अच्छा इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 10/100 हो जाएगा यहाँ पर। a माइनस बी बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा। 10 से 10 बार कटेगा, 10 दूसरा 100, तो a माइनस बी बराबर यहाँ पर आ गया 50। a प्लस बी हमारे पास में 1600 था, a माइनस बी कितना आया 50। दोनों को जोड़े, 2 आर्टिकल बराबर 1650 हो गए। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताइए,
775 आएगी कितनी, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ए की वैल्यू 825 आ गई। 825 ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 माइनस 825, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 775 दूसरा आ जाएगा। जोड़ेंगे 8 7 15, 75 और 25 कितने हो जाएंगे 16। सेम क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा स्पीडली तरीके से किया, ठीक है। तो आज की पाठशाला को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यदि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी क्लासेस आपको अपनी यात्रा में बहुत ही सफल बनाने के लिए उपयोगी साबित हो रही है। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।